बिहेवियर थेरेपी की हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ देख रहे थे, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस देख रहे थे, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स देख रहे थे। उसमें अब टोकन इकोनॉमीज़ की बात हम करेंगे। टोकन इकोनॉमी के हम बात करेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बच्चे कैसे शॉप पे जाते हैं, वहाँ से टोकन ख़रीदते हैं, जिसे किस्मत पूड़ी भी कहते हैं। उसमें से कोई चीज़ निकलती है, वो एक किस्म का लालच होता है, एक किस्म का जुआ ही होता है। तो बच्चा उस लालच में, उस जुए में कोई भी काम करता है, वो कितने भी पैसे वो खर्च करने के लिए तैयार होता है। हमने इसे एसोसिएशन के तौर पे इस्तेमाल करना है इस टेक्निक को। बिहेवियरिज्म वाले कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, हम बिहेवियरल एस्पेक्ट कर रहे हैं, बिहेवियरल टेक्निक कर रहे हैं, तो हम टोकन इकोनॉमी को इस्तेमाल करते हुए ये करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी इसकी मिसाल देता हूँ। एक टीचर थे, वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। वो छोटे बच्चों के साथ उनको चीज़ें याद करवाते थे। उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ था, उसके ऊपर कपड़ा दिया होता था। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो लेके आते थे, वो कपड़े के अंदर वो चीज़ें रख देते थे बॉक्स के अंदर। एक तरफ से थोड़ा सा सुराख बनाया हुआ था, बच्चे से कहते थे इस सुराख से हाथ डालो, देखते हैं तुम्हारे हाथ में क्या आता है। तो ऐसे गेम्स ही बना कर वो बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ें याद भी करवा देते थे और उनको प्राइज़ भी दे देते थे। ठीक है, बच्चे वो चीज़ों के खातिर खुद चीज़ें इधर से खुद रखते थे, छुपा के रखते थे, कपड़ा डाला होता था। तो बच्चे को एक तरह से वो गेम लगती थी, एक तरह से वो जादू लगता था कि मैं जिस चीज़ का नाम लेता हूँ वो यहाँ से निकल आती। कुछ चीज़ें जो हैं फेमस वो ले आते थे, जैसे फ्रूट ले आते थे, फिर अलिफ बे याद करवानी है तो अलिफ बे के साथ फ्रूट को एसोसिएट करना है। तो वो इस तरह से वो बच्चों को लर्न करवाते थे चीज़ें। हम भी डेली लाइफ में आपने देखा होगा, हमारी माएँ कहती हैं अगर ऐसा करेगा जो उसे 10 रुपये इनाम मिलेगा, उसे 100 रुपये दूँगी मैं। ठीक है, या फिर माँ कहती है मैं एक चीज़ लेके दूँगी, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं एक चीज़ लाऊँगी अगर तुम अच्छे बच्चे बन के रहोगे, अगर तुम मेरा कहना मानोगे। तो बच्चे उस चक्कर में कहना मानते रहते हैं कि माँ फ़लाँ चीज़ लेके देगी या फ़लाँ। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ बिहेवियरल स्ट्रेटजी रिलाइज ऑन रीइंफोर्समेंट टू मॉडिफाई बिहेवियर। किसी भी अनवांटेड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यह टेक्निक ज़्यादा सूटेबल है। इसमें रीइंफोर्समेंट पे जोर दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट किसी चीज़ को बढ़ावा देने को कहते हैं, तकवीयत भी कहते हैं। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे पनिशमेंट थी। इसमें करना क्या होता है कि इसमें किसी समथिंग ऐड अप, कोई चीज़ ऐड करनी होती है, बच्चे को एक लालच देना होता है, बच्चा किसी तरह से काम करने पे मादा हो जाए। वो अगर उसका कोई अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो मॉडिफाई करना है, तो उसको उसके साथ एसोसिएट किया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। जज़ा सज़ा, ये पूरी दुनिया जज़ा और सज़ा के निज़ाम के तहत चलती है। ठीक है, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और अगर आप बुरे काम करोगे तो आप दोज़ख में जाओगे या आपको जहन्नम मिलेगी। तो ये जज़ा और सज़ा का निज़ाम है जो हमें कंट्रोल करता है। हम फिर भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी दुनिया में भी जज़ा सज़ा का निज़ाम होता है। ये पुलिस है, फ़ौज है। जज़ा सज़ा का निज़ाम ना हो तो यहाँ पे सारी लाकानूनियत हो, जो जिसका जी चाहे वो करता फिरे। Clients are allowed to earn tokens that can be exchanged for special privileges or desired items. इसमें डिफरेंट टोकन्स बना दिए जाते हैं, तो वो क्लाइंट टोकन को जीतने के लिए कुछ भी करता है। आपने देखा होगा डिफरेंट कॉलेजेस में भी ऐसा होता है, कोई कंपनीज आ जाती हैं, वो कहती हैं हमारा टोकन ख़रीदें। तो अगर आप हमारा टोकन ख़रीदेंगे, इस टोकन के साथ आप मार्केट में आओगे, हमारी शॉप पे आओगे, तो हम आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे मुख्तलिफ टोकन मुतारफ़ करवाए जाते हैं। पेंट्स के डिब्बों में टोकन रखे जाते हैं। डिफरेंट पेंट बनाने वाली कंपनियां जो है वो टोकन देती हैं कि हमारा पेंट ख़रीदो, उसमें टोकन निकलेगा, पैसे मिलेंगे। ठीक है, स्क्रैच करो कार्ड, जो आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा। वो बाइक हो सकती, गाड़ी हो सकती। ठीक है, डिफरेंट जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बिस्किट बनाती हैं या कोई और खाने पीने की चीज़ें, वो भी टोकन को यूज़ करती हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफन यूज टोकन इकोनॉमीज टू रेनफोर्स गुड बिहेवियर। आमतौर पर टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो टोकन्स यूज़ करते हुए किसी भी क्लाइंट का बिहेवियर जो है वो सुधारते थे, कंडीशनिंग के ज़रिए। ठीक है, ये कंडीशनिंग के ज़रिए ही किसी का बिहेवियर सुधारा जाता है, रेनफोर्स किया जाता है। किड्स अर्न टोकन्स फॉर इंगेजिंग इन प्रेफर्ड बिहेवियर्स एंड मे इवन लूज टोकन्स फॉर डिस्प्लेइंग अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स।
ये बच्चों को कहा जाता है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर हैं वो उनकी लिस्ट तैयार की जाती, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये टोकन मिलेगा। वो टोकन बाहर खाना खिलाना भी हो सकता है, वो टोकन कोई चीज़ लेके भी देना हो सकता है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे टोकन माइनस हो जाएंगे, तुमसे टोकन ले लिया जाएगा या पिछला टोकन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जज़ा और सज़ा का निज़ाम ही ये होगा एक तरह से। These tokens can then be traded for things such as candy, toys और extra time playing with a favorite toy। फिर वो टोकन यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए वो अपनी कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, तिजारत कर सकता है कि मैं एक टोकन आपको दूंगा तो आप उसके बदले मुझे ज़्यादा खेलने देंगे फलां फलां खिलौने से, ठीक है। टोकन एक तरह की करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होगा कि जिसके पास जितने टोकन है इतने टोकन दे के वो ये चीज़ ले सकता है। माँ बाप की भी घर में ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट स्कूल में ऐसी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो हम अपने बच्चों का, अपने स्कूल के बच्चों का, अपने घर के बच्चों का किरदार बहुत निखार सकते हैं उनको ये चीज़ मुतारफ़ करके। उसके बाद कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट है। दिस अप्रोच यूटिलाइज अ फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरापिस्ट। ये एक तरह का रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लैक एंड वाइट, सारी चीज़ें लिख ली जाती हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट के दरमियान होता है कि ये काम तुम्हें करने ही होंगे, लिख लो। साइकोलॉजिस्ट बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें लिख के दे देता है, अपने क्लाइंट से कहता है इन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। जो चीज़ें इनमें से फॉलो हो जाएंगी उनको टिक कर देना है, जो चीज़ें तुम फॉलो नहीं कर पा रहे उस पर क्रॉस लगाना है, फिर उस आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करते हुए वो चीज़ें भी फॉलो करवाएगा। दैट आउटलाइन द बिहेवियर चेंज गोल्स। ये उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए एक तरह के गोल्स सेट किए जाते हैं। रीइंफोर्समेंट एंड रिवार्ड्स दैट विल बी गिवन। कुछ रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ड्रग एडिक्शन का इलाज करते हुए हम इस चीज़ को बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको एक जगह पे बंद किया होता है, वहाँ पे उनको डोज दी जाती होती है, खाना पीना भी दिया जाता है, वहाँ उनका दिन रात बसर होता है। 3.5 माह का इलाज होता है आमतौर पे ड्रग्स छुड़वाने के लिए। तो वहाँ पे हम ये चीज़ बहुत करते हैं। हम उसे कहते हैं जो भी अच्छे तरीके से इस जहाँ रहेगा उसे हम कोई प्राइज़ देंगे। फॉर एग्जांपल अगर गोश्त बनाया तो उसे 2 बोटियाँ मिलेंगी, ठीक है। उसे सेब मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, उसे एक्स्ट्रा सेब मिलेगा, ठीक है। कोई भी चीज़, उसे योगर्ट मिलेगा एक्स्ट्रा, दूसरों को नहीं मिलेगा। तो वो हालांकि उम्र में बड़े होते हैं, हर उम्र के होते हैं क्लाइंट जो ड्रग्स ले रहे होते हैं, वो एक सेब के लिए इतनी खुशी महसूस करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं देखा, ठीक है। तो अगर वो डिज़ायरेबल बिहेवियर जैसा हमने कहा है वैसे डिसिप्लिन से वहाँ रहते हैं और ख्याल करते हैं और थेरेपी करवाते हैं और चीज़ें सुनते हैं, मानते हैं, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। काम के दौरान ये चीज़ करता था कि मैं पेशेंट को वॉक पे ले जाता था कि जो आप में से अच्छा बिहेव करेगा 7 दिन बाद मैं फैसला करूँगा कि किसने अच्छा बिहेव किया। कैमरे लगे होते हैं तो उसको फिर मैं अपने साथ वॉक पे लेके जाऊँगा। हालांकि ये बड़ा ख़तरनाक होता है, वो दौड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, क्योंकि उनको बंद किया होता है, ठीक है। तो फिर उनको साथ में सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कहीं ये भागा तो मैं उनका अतमाद बहाल करता हूँ। कोई भी उनको जुर्रत नहीं कर रहा होता उनको बाहर निकालने की कि इन पे एतबार नहीं है हमें, ये ड्रग्स लेते हैं, इन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मैं उनका भरोसा जीतने की कोशिश करता हूँ। मैं उनसे एक एग्रीमेंट करता हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, रिस्क लेता हूँ। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्लाइंट भाग गया हो, मैं जानबूझ के उसे डील देख के भी देखता हूँ, ठीक है। मैं उसे कंट्रोल करता हूँ अपनी साइकोलॉजी से और उससे ये चीज़ बावर करवाता हूँ कि तुम मोहतरम हो, तुम काबिल इज़्ज़त हो, तुम कैसे मुझे धोखा दे सकते हो। जब मैं इस पर इतना ट्रस्ट करता हूँ वो भी मुझ पर ट्रस्ट करेगा। जब मैं जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता हूँ वो भी मेरी हेल्प करेगा। इस तरह से उसकी जो बिहेवियर है, डेली लाइफ है, उसमें निखार आता है। समझ के बाद इस दौरान में हम किसी भी क्लाइंट को मुख्तलिफ रेनफोर्समेंट के लिए रिवार्ड देंगे। जैसे मैंने आपको ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया कि हम उनको रिवार्ड देते हैं। रिवार्ड्स के साथ साथ पेनल्टीज़ भी होती हैं। अगर कोई अच्छा बिहेव नहीं करेगा उसका खाना बंद, उसको ये डोज 2 दफ़ा दे दी जाएगी। मेडिसिन से घबरा रहे हैं, मेडिसिन में अवर्जिव थेरेपी भी तो हो रही है ना। ऐसी मेडिसिन है जो उनको पेचिस लगा देती है तो वो उससे घबराते हैं, तो हम कहते हैं ये तुम्हें देनी पड़ेगी, तुमने अच्छा नहीं बिहेव किया, या तुम्हारा खाना जो है वो तुम्हें ऐसा दिया जाएगा। कुछ भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं। या तुम्हें 5 मिनट, मैं अक्सर वहाँ पे ऐसा किया करता था कि मैं उनको कहता था कि तुम्हें 10 मिनट, बाकी 5 मिनट यहाँ पे स्टेज पे आके बोलेंगे, तुमने 10 मिनट बोलना, तैयारी कर लो, कोई भी टॉपिक ले लो जिस पर तुमने बात करनी। तो
तो इस तरह से उनको पेनल्टी करता था। जो चीज़ उसके लिए दुशवार है, शेम अटैकिंग एक्सरसाइज, जो चीज़ वो दुशवार है, किसी के केयर गिवर मिलने आते थे तो वो कहता था मैं नहीं मिलना, मैं उससे कैसे मिलूँगा, ड्रग्स लेता रहा ना, तो अब शर्मिंदगी का एहसास है, तो अब वो मिलना नहीं चाहता अपनी वाइफ से। किसी की बेटियाँ मिलने आई, वो बेटियों से नहीं मिलता कि मैं कैसे उनका सामना करूँगा, क्या सोचेंगी वो। तो फिर हम पेनल्टी देते थे कि आप तुम्हें मिलना पड़ेगा। जो मिलना चाहते थे उनकी पेनल्टी ये होती थी कि मुलाकात कैंसिल, ठीक है, कि तुम्हें अब मिलने नहीं दिया जाएगा, तुम्हें 2 माह बाद छुट्टी मिलेगी, ये है वो। तो ये चीज़ें करके क्लाइंट में जो अनडिज़ायरेबल उसका बिहेवियर है, जो मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जो अच्छा नहीं है वो किरदार बदला जाता है, जो अच्छा है वो किरदार लाया जाता है, उसे नई स्किल्स सिखाई जाती हैं, उस एग्रीमेंट में सारी चीज़ें दर्ज भी होती हैं। एंड द पेनल्टीज फॉर फेलिंग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट से ये फिरा, एग्रीमेंट तय हो गया है कि मैं इसे ये चीज़ें करवाऊंगा, अगर ये चीज़ें ये इसने की तो इसे ये रिवार्ड मिलेगा, अगर ये चीज़ें ये ना कर सका तो इसे पनिशमेंट या पेनल्टी अदा करनी होगी। These types of agreements are not just used by therapists. ये सिर्फ थेरापिस्ट यूज़ नहीं करते, टीचर्स एंड पेरेंट्स आल्सो ऑफन यूज़ देम। ये तो घरों में भी होता है, ये तो स्कूलों में भी होता है। मैं अक्सर अपनी क्लास के साथ करता हूँ, आपको पता है, आपके साथ कम किया गया है, लेकिन मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि उनको भी पेनल्टीज़ देता हूँ, रिवार्ड भी देता हूँ जो अच्छा बिहेव करते हैं। तो ये एक तरह से बेहतर कंट्रोल करने का और बेहतर लर्निंग का एक तरीका है। आप घरों में बच्चों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि घर का ख़ास माहौल डेवलप किया जाए जिसमें सारे तौर तरीके मुतारफ़ करवा दिए जाए। घर में एक एग्रीमेंट साइन करके लगा दिया जाए कहाँ कि घर के ये रूल हैं, जो भी खाना खाएगा वो अपना बर्तन खुद धोएगा, या टावल फलां जगह होना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ के रूल हैं। लाइटें जहाँ से निकलना है जिस रूम से, वो लाइट ऑफ होनी चाहिए। तो अपने बच्चों के लिए एक एग्रीमेंट रेडी करें, उस एग्रीमेंट पे उनको पूरा उतरने पे मजबूर करें, डिसिप्लिन हो। इतना ज़्यादा नहीं फौजी रूल होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप ऐसे उनको रिवार्ड की सेंस देकर उनमें बहुत सी अच्छी आदत डेवलप कर सकते हैं। ये वो वक्त होता है बचपन का जब कुछ आदत अच्छी डेवलप हो जाती, कुछ बुरी, तो वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए तंग करती, डिस्टर्ब करती। पर्सनैलिटी में निखार लाना ये ज़रूरी है, इसके लिए वालिदैन कोशिश कर सकते हैं। Contingency contracts can be very effective in producing behavior changes since the rules are spelled out clearly in black and white. ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, लेकिन शर्त ये है कि आपको रूल लिख देने चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये रूल है, इस रूल से जो तजावुज़ करेगा वो शिकंजे में आएगा, उसे पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। प्रिवेंटिंग बोथ पार्टीज़ फ्रॉम बैकिंग डाउन ऑन देयर प्रोमिसेस। दोनों पार्टीज़ के लिए ज़रूरी होगा कि वो प्रॉमिस अगर किया है तो उसे पूरा करें, जो एग्रीमेंट में चीज़ लिख दी गई है उसे पूरा करना ज़रूरी ख्याल किया जाएगा। उसके बाद टेक्निक है मॉडलिंग। मॉडलिंग में आपको पता है कि एक नमूना पेश किया जाता है, एक सैम्पल पेश किया जाता है कि तुमने ऐसा ऐसा बनना है या ऐसा ऐसा करना है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। जो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जिनका बिहेवियर आइडियल है, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है, हमने कहना है कि फ़लाँ बंदे को फॉलो करो, जैसे फ़लाँ बंदा दिखता है, जैसे फ़लाँ बंदा उठता बैठता है, जैसे फ़लाँ बंदा खाना खाता है, तुमने आज से वैसा करना है, जैसे फ़लाँ स्टूडेंट लिखता है तुमने भी ऐसा उसकी कॉपी करनी है, उसको देख के सीखना है। ये बड़ी इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। आमतौर पे बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। द प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन अल्बर्ट बेंडोराज सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके बिहाइंड जो थ्योरी है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। वो बोबो डोल एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, जिसमें बच्चों ने जो चीज़ देखी वो सीख ली। तो छोटे बच्चों के साथ जैसा आप पेश आएंगे, जैसा बच्चा देखेगा वैसे ही करेगा। अगर वालदा झूठ बोलती है, बच्चा ऑब्जर्व करता है ये झूठ, बच्चा भी सीख लेगा झूठ बोलना। वालदा जो है वो गाली निकालती है या वालिद गाली निकालता है, तो बच्चा भी उसी नक्शे कदम पे चलेगा। बच्चों की ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आती है वो बच्चे उसे इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। विच एम्फसाइज द सोशल कंपोनेंट्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ये लर्निंग प्रोसेस का एक सोशल कंपोनेंट होगा कि इंसान जिस समाज में, जिस माहौल में रहता है, वहाँ से चीज़ें सीखता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में गालियाँ सीख के आ जाते हैं। स्कूल में उसे पेरेंट्स ने भेजा कुछ अच्छा सीखने के लिए, और वो स्कूल में गालम गलौज सीख के आ जाते हैं, रादर दैन रिलाइंग सिंपली ऑन रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट।
ये टेक्निक हमें मदद देती है कि अकेला रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट पे ही ना रख रहें, बल्कि मॉडलिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू लर्न न्यू स्किल्स। ये भी मॉडलिंग की टेक्निक मुतारफ़ करवाई कि बच्चे नई स्किल्स सीखें। आप बच्चे के सामने कोई चीज़ खुद करके उसे कह सकते हैं कि जैसे आपको पता है जापानीज़ जो है वो पहले 3 साल बच्चों को अखलाकियात सिखाते हैं, उनके स्कूल में कोई और कोर्स नहीं होता, ठीक है। उनको डिफरेंट सफाई करना के तरीके सिखाते हैं, ठीक है। उनको उठने बैठने की तमीज़ सिखाते हैं, खाना खाने की तमीज़ सिखाते हैं। तो वो कैसे हो रहा होता है? टीचर खुद करता है, पीछे पीछे वो करते हैं, ऑब्ज़र्व, थ्रू ऑब्जर्वेशन वो चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ इसका बड़ा फुकदान है। मॉडलिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू लर्न न्यू स्किल्स और एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स बाय वाचिंग समवन एल्स परफॉर्म दोज डिज़ायर्ड स्किल्स। इसमें ये होगा कि जैसे कोई दूसरा करेगा बच्चा वो कॉपी करेगा। बच्चे से कहा जाएगा जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह तुम करो। फॉर एग्जाम्पल खाने के टेबल पे कैसे बैठना है, कैसे खाना सर्व करना है, तो बच्चे को जब टारगेट दे देंगे कि जैसे मैं कर रहा हूँ इसे कॉपी करो, बच्चा कॉपी करेगा। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को आदत पड़ जाएगी कॉपी करने की। बच्चे पहले भी कॉपी करते हैं, लेकिन पहले बच्चे जो हैं वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कॉपी करते हैं, पॉजिटिव का नहीं। जब आप उसे एक अच्छे टीचर के नाते, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के नाते अपने क्लाइंट को पूरी तरह से नमूना पेश करेंगे ना, तो फिर क्लाइंट जो है वो उसमें तब्दीली आना शुरू होगी, बदलाव आएगा। इन सम केसेस द थेरापिस्ट माइट मॉडल द डिज़ायर्ड बिहेवियर। कुछ केसेस में साइकोलॉजिस्ट को मॉडलिंग करना पड़ती है, एक मॉडल की सूरत में अपना पेश करना पड़ता है क्लाइंट को कि ये चीज़ ऐसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, या मैं ऐसे सोचता हूँ तुम भी ऐसे सोचने की कोशिश करो। फोर्स नहीं कर किया जाएगा। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया जाएगा कि अभी मैं मौजूद हूँ, आप मौजूद हैं, तो ये हमारा राज रहेगा, हम थेरेपी कर रहे हैं। किसी को इससे क्या लेना देना। मैं तुम्हें यह चीज़ सिखाता हूँ कि कैसे बैठना है, मैं तुम्हें यह चीज़ सिखाता हूँ बोलना कैसे, मैं तुम्हें यह चीज़ सिखाता हूँ जो तुम्हें सीखनी होगी। कुछ नई स्किल सिखाएंगे थ्रू मॉडलिंग कि मुझे देख के ऑब्जर्व करो। हम उसके हम जोलियों से भी उसे सिखाएंगे। जो एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है वो नमूने के तौर पे पेश करता है कि जैसे क्लास का फ़लाँ बच्चा है, क्लास की फ़लाँ बच्ची है, वो जैसे लिखते हैं तुम भी वैसे लिखने की कोशिश करो, या वो जैसे बिहेव करते हैं तुम कोशिश करोगे तो वैसी अच्छी आदत अपनाओ। क्या आपको समझ आई? नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। इसको खात्मा कहते हैं। एक्सटिंक्शन, अनदर वे टू प्रोड्यूस बिहेवियर चेंज इज़ टू स्टॉप रेनफोर्सिंग अ बिहेवियर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रिस्पॉन्स। इसमें कोई भी चीज़ जो बच्चा अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड है, जो उसका बिहेवियर मॉडिफाई करना पड़ रहा है, उसे एलिमिनेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी कुछ मिसालें दूंगा। इसकी एक मिसाल कि छोटा बच्चा पानी का गिलास दे के उसे गिराता है और आप स्माइल देते हैं, देखो जी इसने क्या किया, छोटा सा है इसने। बच्चे को उससे क्या महसूस होगा? रेनफोर्स फील करेगा वो, बच्चे को तकवीयत मिलेगी, बच्चे का वो वाला अंदाज वो दोबारा करके देखेगा, बच्चा उसे खेल बना लेगा। बच्चे ने गाली निकाली, आप मुस्कुराए कि छोटा सा है, कितनी बड़ी गाली निकाली। बच्चे को आपके मुस्कुराने से आशीर्वाद मिल गया, रेनफोर्समेंट मिल गई, वो फिर वैसा करेगा। तो हमने उसकी वो रेनफोर्समेंट ख़त्म करनी। बच्चा जब भी उल्टी पुल्टी हरकत करे उसे इग्नोर किया जाए, उसकी रेनफोर्समेंट ख़त्म की जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा बच्चा जो है वो ऊट पटांग हरकतें करता था, अपने सर को घुमाता था, बिल्कुल ही छोटा बच्चा, और सारी फैमिली मुस्कुराती थी, वो फिर ऐसा करता था। जो बच्चे के वालिद थे वो साइकोलॉजिस्ट थे और वो ऐसा नहीं करते थे। तो उनकी मिसेज ने कहा कि आप कितने सख्त मजाज हैं, आपका दिल कैसा है, आपको प्यार नहीं आता बच्चे पे, सारे तो इस पर मुस्कुराते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये जानते हैं कि ऐसी ऊट पटांग हरकत पे अगर मैं इसे पॉजिटिव फीडबैक दे दूंगा अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने पोस्चर से, तो ये दोबारा ऐसा करेगा। तो वो उसे ऐसे इग्नोर करते जैसे ये है एक्सटिंक्शन, कि आप बच्चे को का जो रेनफोर्समेंट मिल रही है उसे किसी नेगेटिव बिहेवियर पर, किसी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर पे, अनवांटेड बिहेवियर पे जो रेनफोर्समेंट मिल रही है उसे आप ब्रेक करें, एलिमिनेट करें, तो बच्चा खुद ब खुद सेट हो जाएगा। जब आप हर चीज़ को तवज्जो देते हैं, ऐसे चम्मच क्यों पकड़ा, ऐसे पकड़ो, इग्नोर करना सीखें। बच्चे के ऊपर मसल्लत ही ना रहें 24 घंटे, उस पर तनकीद ही के कोड़े ना बरसाते रहें, इससे वो उसकी परवरिश अच्छी नहीं हो सकेगी। अच्छा, एक्सटेंशन के लिए टाइम आउट्स एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। देखो, एक
कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे कोई और नहीं होता। ऐसे बच्चे जो ज़िद्दी होते हैं, ऐसे बच्चे जो अटेंशन सीकिंग होते हैं, उनको अटेंशन नहीं दी जाती। एक बच्चा है क्लास में, वो अपने पाँव हिलाता है, कभी बॉल पॉइंट टिक टिक करता रहता है, ठीक है, वो चाहता है मुझे तवज्जो दी जाए, वो अटेंशन सीकिंग है। तो टीचर ऐसे में फ़ौरन ही कहेगा कैसे, ये क्या कर रहे हो, कभी उसे खड़ा कर देगा, कभी कहेगा बाहर चले जाओ, कभी सिर्फ उसे घूरेगा। बच्चे को स्वाद मिलेगा, बच्चा उस स्वाद के चक्कर में, उस मज़ा लेने के चक्कर में ही तो ऐसा कर रहा है। आप ऐसे शो करें जैसे मेरी तरफ से ये इधर मौजूद ही नहीं, फिर बच्चा अटेंशन सीकिंग बच्चा वो सुधरना शुरू करेगा। या फिर उसे टाइम आउट, उसे एक अलहदा कमरे में जहाँ कोई भी मौजूद नहीं, वहाँ पे उसे 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बंद करें पेनल्टी के तौर पे। टाइम आउट्स आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटेंशन प्रोसेस। ड्यूरिंग अ टाइम आउट अ पर्सन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सिचुएशन दैट प्रोवाइड्स रेनफोर्समेंट। टाइम आउट हर वो सिचुएशन होगी जिसमें कोई भी पर्सन रेनफोर्समेंट हासिल कर रहा है। एक अटेंशन सीकिंग बच्चा क्लास में टीचर के बिहेवियर से रेनफोर्स हो रहा है ना, टीचर उसे टोकता है, कभी कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे, वो और ज़्यादा करता है, तो उसे टाइम आउट, उसे निकाला जाएगा। किसी की भी रेनफोर्समेंट को ख़त्म करना टाइम आउट बिहेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु स्टार्ट्स येलिंग और स्ट्राइकिंग अदर चिल्ड्रन would be removed from a play activity and required to sit quietly in a corner or another room। एक ऐसा बच्चा जो चीखें मारता रहता है, ठीक है, चिल्लाता रहता है, दूसरे बच्चों को वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते वक्त वो चिल्लाता है, चीखें मारता है, आपको पसंद नहीं आ रहा कि ये क्या बिहेवियर है, आराम से खेले जैसे बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तो ऐसे में आप उसे पनिश कर सकते हैं कि दूसरे कमरे के कॉर्नर में जा खड़े हो जाओ, या तो वो कमरा बंद कर देंगे। ठीक, मैं भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा ऐसा करता रहा हूँ कि जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेव करते थे, जिनको अटेंशन चाहिए होती थी, मैं उनको क्लास से निकालने की बजाय मैं उसे कहता था कि आप आगे आ जाए, उसे इज्जत देता था। उसे नहीं पता चलता था कि मुझे आगे किस वजह से बैठाया जा रहा है, उसे लगता था कि सर चाहते हैं, सर को तो मैं बेहतर लग रहा हूँ, ठीक है। तो या फिर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बिहेव करे तो उसे मैं बुला के दीवार की तरफ मुंह करके इधर खड़े हो जाओ, ये आंखों का मरकज़ बनना चाहता है, ये निगाहों का मरकज़ बनना चाहता है, तो यहाँ पे बन जाए दीवार के, थोड़ी देर में ही उसका वो टाइम आउट बिहेवियर शुरू हो जाता है। वो रेनफोर्समेंट चाहता है, वो क्लास में किसी कोने में छुप के चीखें मारता है, आवाज़ें निकालता है या प्रॉब्लम करता है, तो हम उसे इस तरह करेंगे, ठीक है। और भी कोई भी आप टेक्निक बना सकते हैं ताकि बच्चों को जज़ा और सज़ा का निज़ाम देकर उनकी हालत सुधारी जा सके। बाय टेकिंग अवे द अटेंशन दैट द चाइल्ड फाउंड रिवार्डिंग। बच्चे को जो अटेंशन मिल रही है, बच्चा जो तवज्जो का मुतलाशी है, वो तवज्जो बंद कर दें। द अनवांटेड बिहेवियर इज़ इवेंचुअली टू रिमूव, ख़त्म हो जाएगा वो। इसके बाद है कि ये थेरेपी कैसे बेहतर काम करती है, किन बीमारियों पे ज़्यादा ये बेहतर काम कर सकती है ये थेरेपी की टेक्निक्स। व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग स्पेसिफिक बिहेवियरल इश्यूज, बिहेवियरल थेरेपी कैन ऑफन बी मोर इफेक्टिव दैन अदर अप्रोचेस। जब भी कोई किरदारी मसला है, किसी भी पर्सन को कोई ऐसी आदत हैं जो जान नहीं छोड़ती, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो किसी की सोच को बदलते हैं, ये किसी के किरदार को चोट करते हैं कि इसका ये जो किरदार है ये चलता कैसे है, ये बैठता कैसे है, इसको खाना खाने की तमीज़ नहीं, ये बातूनी है, ये बहुत बोलता है, ठीक है। तो ये जितना भी किरदारी मसाइल, किरदारी उलझाव होगा, फोबियाज़ होंगे, पैनिक डिसऑर्डर होगा, OCD होगा कि एक बंदा हाथ ही धोता रहता है, नहाता ही रहता है, उसे लगता है जरासीम लगे, तो उसके लिए CBT बहुत इफेक्टिव है। ठीक हो गया। However, it is important to note that behavioral approaches are not always be the best solution। ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए, अकेली behavioral approaches ही बेस्ट नहीं होती, कुछ और भी करना पड़ता है। For example, behavioral therapy is generally not the best approach when treating more serious psychological disorders। अगर किसी को बहुत ही सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो आप ये behavioral approach ज़्यादा बेस्ट नहीं होगी, such as depression and schizophrenia। डिप्रेशन के पेशेंट्स को आप किरदारी, आप रिलैक्सेशन टेक्निक सिखा रहे हैं, ये उसके लिए बेहतर नहीं, सूटेबल नहीं, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया का भी, जिसमें फ्लैटेंड इमोशनल रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स का एक उसके ऊपर हमला है, मुसल्लत है, उस वक्त भी ये चीज़ें नहीं कहा रहा। आप उसकी एक्सटेंशन क्या करोगे, आप मॉडलिंग उसे क्या, वो तो फ्लैटेंड इमोशनल रिस्पॉन्स है, तो उस वक्त ये टेक्निक्स जो हैं वो काम नहीं करेंगी।
दैट्स इट। कोई सवाल है तो पूछ लें शाह जी।